रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है। और बहुत से लोग जो हैं स्पाउस वीज़ा के हवाले से बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं जब वो अपनी एप्लीकेशन करते हैं। सो आज का ये जो टॉक शो है वो मैं स्टार्ट करने से पहले एक तो मैं आपको बताता जाऊँ कि मैं यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि बाय लॉ हमें इजाज़त नहीं होती कि हम लोग आपको यहाँ पे इस तरह के जो सोशल मीडिया के चैनल हैं वहाँ पे लीगल एडवाइस दे सकें। लीगल एडवाइस के लिए ऑप्शन ये होता है कि आप चाहें तो हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं फॉर लीगल एडवाइस। और लीगल एडवाइस देने के फ़ोन कंसल्टेशन या ऑफिस में मिलने की हमारा ऑफिस जो है वो फ़ीस चार्ज करता है। अच्छा, ये जो जब आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं सो उसके दो तीन चीज़ें जो हैं आप जहन में रखिए। बहुत से लोगों का फोकस जो होता है वो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर होता है कि जी कि क्या हमारा फाइनेंशियल जो थ्रेश होल्ड है उसको हम फुलफ़िल करते हैं कि नहीं। सो दैट्स फाइन। ऑब्वियसली बहुत से लोग कहते हैं जी वो मेरी तो तनख्वाह जो है वो मेरी जो सैलरी है वो तो 21,000 प्लस है। किसी कोई कहता है जी मेरी 25,000 है, कोई 30,000 है, मैं तो 18,600 जो ऑफिशियल थ्रेश होल्ड है मैं उससे ज़्यादा मेरी इनकम है तो मैं तो एलिजिबल हूँ। देखिए, जस्ट जो पहला पॉइंट आ जाता है कि ऑब्वियसली आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होना चाहिए, या आपके पास सेटल्ड स्टेटस होना चाहिए, या आपके पास जो है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन होना चाहिए। ये तो एक चीज़ आ गई। फिर उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, आपकी जो फाइनेंशियल इनकम जो है थ्रेश होल्ड जो है वो 18,600 प्लस होना चाहिए। ये दो चीज़ें आ गई। थर्ड आपका आ जाता है जी कि आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, मस्ट भी। अगर आप जो है जितने भी फैमिली मेम्बर आप आपके घर में रहते हैं, लेकिन जब आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को यूके में लेके आप आते हैं तो आपके पास जो है मस्ट बी वन जो बेडरूम है वो स्पेयर होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये तीन चीज़ें जो हैं मोस्ट लोगों का इसी पे फोकस होता है। फिर एक और पॉइंट जो है, लोग कहते हैं जी वो पिक्चर्स जो हैं शायद उसी की वजह से ही वीज़ा लगेगा। हम चैट जो है ऑनलाइन वो दिखा देते हैं, या इसके अलावा वो कहते हैं जी हम जो सोशल गैदरिंग जो हमारी थी, जो वेडिंग की पिक्चर्स हैं। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल आती हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन ये दो तीन चीज़ें जो जिसकी वजह से मोस्ट स्पाउस वीज़ा का जो केसेस होते हैं वो रिफ्यूज़ल उसमें आ जाती है। एक तो ये होता है जिसको कहा जाता है क्रेडिबिलिटी। जो है क्रेडिबिलिटी से मुराद ये होता है कि जो बंदा जो स्पाउस का वीज़ा अप्लाई किया है, जिसने या कर रहा है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या उसने पहले भी कभी इस तरह के वीज़ाज अप्लाई किए हैं, क्या उसका पहले भी कोई मैरिज ब्रेकडाउन हुआ है, या ये फर्स्ट मैरिज है, या ये सेकंड मैरिज है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या जो आपका स्पाउस जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप सिंगल थे पहले, या आपकी पहले से मैरिज थी, या आपका डिवोर्स हुआ हुआ है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वहाँ पे लोग प्रॉपरली उसको मेंशन करते हुए जो है फेल हो जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वहाँ पे गलती कर जाते हैं कि वो कहते हैं जी इसको कैसे किया जाए या क्या लिखा जाए। अच्छा, फॉर एन एग्जांपल इसको मैं इसकी अगर एग्जांपल दूँ, लेट्स से अगर आपने शादी की, यहाँ प्री सेटलमेंट स्टेटस पे थे, या आपने किसी यूरोपियन के साथ शादी शादी नहीं की, आप एज अ पार्टनर रह रहे थे, आप एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पे थे। अब आप समझते हैं जी हमारी मैरिज तो हुई नहीं है, लेकिन अब हम जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमें क्या ज़रूरत है ये लिखने की कि वी आर मैरिड। वहाँ पे एक कॉलम आता है, वहाँ पे लिखा होता है आर यू प्रीवियसली मैरिड। वहाँ पे बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं सिंगल। आप सिंगल तो नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि आपको वीज़ा ग्रांट किया गया हुआ है, यूके होम ऑफिस ने आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर मैरिज या अनमैरिड पार्टनर जो है वो टेक्निकली तौर पे अनमैरिड पार्टनर जो है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वो भी टेक्निकली तौर पे रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन अब आप न्यू एप्लीकेशन कर रहे हैं, वहाँ पे आप लिख देते हैं कि नहीं जी मैं तो सिंगल हूँ। लेकिन आप ठीक है, आपने ऑफिशियली तौर पे आपकी सिविल मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आप जो आपका कवर लेटर है उसमें आप एक्सप्लेन मस्ट कीजिए। वहाँ पे लिखिए आप कि जी के प्रीवियसली आप रह रहे थे एज अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, या आप अनमैरिड पार्टनर वीज़ा पे थे। सो उसकी वजह से आपका ब्रेक डाउन हो गया, या आपकी डिवोर्स होगी, या सेपरेशन होगी, या
आपकी वाइफ या हस्बैंड की डेथ हो गई और यू आर नॉट लिविंग टुगेदर, जो भी आपके ऑप्शंस थे, मस्ट डिक्लेयर दैट। मस्ट का मतलब ये होता है कि लाजमी लिखिए, अदरवाइज जो है वो गड़बड़ हो जाती है। ये तो आपकी आगे क्रेडिबिलिटी क्या है। फिर एलिजिबिलिटी जो होती है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ गई, अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट आ गई, ये सारी एलिजिबिलिटी में आती है। और क्रेडिबिलिटी ये होती है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अच्छा, फिर इसमें एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत से लोगों के केसेस में दो चीज़ें आजकल निकल रही हैं जिसकी वजह से बहुत वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स की जो चेक लिस्ट है वो सम टाइम आप बिल्कुल देते हैं, इसमें नो डाउट। आप बाज़ लोग तो अपने वकील पे शक कर रहे होते हैं कि जी के शायद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो है वो होम ऑफिस को नहीं भेजे या प्रॉपर अपलोड नहीं किए, दिस एंड डैट। सो ऐसे नहीं होता। वो बाज़ औक़ात जो है वो दोबारा से आपसे पूछ लेते होते हैं। एवरी डे हमारे साथ ये एक्सपीरियंस होता है। आज भी मेरे एक क्लाइंट थे, उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा जी कि वो मैं आज फिंगरप्रिंट्स पे गया हूँ और उन्होंने कहा जी कि आपके सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो अपलोड नहीं है। अच्छा, अब उनके साथ आर्ग्यूमेंट जो है होम ऑफिस वालों के साथ या उनके जो बायोमेट्रिक जहाँ पे लोग देने जाते हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट का फ़ायदा कोई नहीं होता। वो अगर वो कहते हैं कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी। वो उन्हें बता दीजिए, पूछ लीजिए कि जी कौन से डॉक्यूमेंट्स। वो कहेंगे आपका सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट है या आपका कंसेंट फॉर्म है या आपका, उन्हें कहिए जी ठीक है जी आप मुझे लिख दें, हम आपको अपलोड कर देते हैं। फिर इसमें आर्ग्यूमेंट की वकील के साथ या आपको उनके अमले के साथ, उनके स्टाफ के साथ बिल्कुल ना किया करें। उसकी वजह ये होती है कि हर बंदा जो है वो अपना सिस्टम के मुताबिक काम कर रहा होता है। सो टॉलरेंस जिसको कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग होती है। बिल्कुल काम डाउन रहा करें। बिल्कुल वो कहते हैं जी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के, जी हम अपलोड कर देते हैं। आप खुद के, आपके पास सिस्टम है तो आप खुद अपलोड कर लीजिए, अदरवाइज अपने वकील को कहें वो अपलोड कर दें। अपलोड करने में कौन सा टाइम लगेगा, इस कपल ऑफ सेकंड्स जो है वो जॉब होती है। अच्छा, एक तो ये बात आ गई। फिर एक आपने सुना होगा कि वो कहते हैं जी कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप दे दें। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डजंट मीन कि जी कि आपने पहले जो है प्रोवाइड किए हैं तो वो उन्होंने क्यों मांग लिए, ये वो जी असी तो पहले भी दिते सन, हूँ क्यों मांग लिए उन्होंने। देखिए वो आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उनको भिजवा दिए। हो सकता है जो केस वर्कर काम कर रहा है उसके पास खाली आपका एक केस तो नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। और बाज़ चीज़ों में वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे होते हैं, वो उनको क्लैरिटी नहीं होती। वो समझते हैं कि जी ये जो आपने, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है जी कि मैं प्रीवियसली मैं डिवोर्स हो गई थी तो उसके बाद जो है मैंने ये नई मैरिज की है, पहली मेरी वाइफ के 2 बच्चे थे या मेरा एक बच्चा था, फलां हो गया ये सो। अब लेकिन आप समझते हैं जी आपका तो केस न्यू वाइफ का है, आप स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उनको कंसिडर करना चाहिए आपकी न्यू वाइफ या उनका मैरिज सर्टिफिकेट। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। दे ऑल्सो नीड टू नो आपने जो पहली बीवी थी या पहला हस्बैंड था उसका क्या किया है, उन्होंने कितने केड़े खुड्डे च तुम सुटता है। और जो आपके बच्चे थे या आपके बच्चे थे या आपकी जो बीवी के बच्चे थे उनका अब आपने क्या किया है, वो कहाँ पे रह रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो यूके लॉज में जो है वो बहुत अहमियत रखते हैं। बाज़ औक़ात जो है आपका जो स्टेटस आपको मिलता है, जो आपको 10 ईयर्स रूट वाले लोग होते हैं या और किसी भी वजह से यूरोपियन की बेस पे ऊपर आपको जो वीज़ा मिलता है, बाज़ का आपको पेरेंटल रूट के ऊपर मिलता है। जब आपको पेरेंटल रूट पे वीज़ा मिल गया उसके बाद आपका आप तुसी पक्के हो गए, थोड़ा वीज़ा मिल गया, तो अब आप क्या कहेंगे कि जी वो ना थोड़ी बीवी सी तलाक होगी तो ना वो बच्चे भी अब आपके नहीं रहे। नहीं, अब आपको उनका भी हिसाब देना पड़ेगा कि जी अब उनका क्या किया। क्या आप बच्चों के कोई, अब अगर आपकी पहली वाइफ से डिवोर्स हो गई, क्या आप बच्चों का मेंटेनेंस दे रहे थे या आपने वहाँ पे शो करवाया हुआ है कि आप लो इनकम पे हैं, वहाँ पे आप मेंटेनेंस दे नहीं रहे हैं, और सेकंड साइड पे आपने जो शादी की है वो उनका आप 18,600 शो करवा रहे हैं। सो ये कंट्राडिक्शन जब आता है ये आपको महंगा पड़ता है। अच्छा, फिर ये जो कॉम्प्लेक्स केस होते हैं कि जी हमारा केस जो है वो होम ऑफिस वाले आपको एक चिट्ठी डालते हैं, एक ईमेल लिखते हैं, वो कहते हैं जी कि वी कैन नॉट डिसाइड योर केस ऑन अ सर्टन पीरियड। उसकी वजह ये है कि योर केस इज इन अ कॉम्प्लेक्स सेक्शन। ये कॉम्प्लेक्स सेक्शन जो होता है वो यही होता है कि आप बेनिफिट्स पे हैं, आप एग्जाम्पशन पे हैं, आप DWP की पेमेंट ले रहे हैं, आप पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट ले रहे हैं, आप डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप कह रहे हैं जी कि मेरा ब्याह भी हो गया तो मेरी बीवी भी आन दो। सो इसलिए वो कंट्राडिक्शन जो आता है ना मुख्तलिफ चीज़ों का, वो उसको क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। सो इफ़ यू आर एग्जाम्प्टेड,
आप इफ़ यू आर नॉट पेइंग या आपका थ्रेश होल्ड 18,000 नहीं है, सो डैट डजेंट मीन कि आप एलिजिबल नहीं है, यू आर स्टिल एलिजिबल बिकॉज यू आर एग्जेम्प्टेड। लेकिन आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरे पास अकोमोडेशन है, मेरे पास सो एंड सो बेनिफिट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो है वो ऑब्वियसली जो आपका स्पाउस आएगा, जो आपकी वाइफ या हस्बैंड आएगा, दे आर नॉट अलाउड टू गो फॉर अ पब्लिक बेनिफिट्स। उनको पब्लिक बेनिफिट्स जो हैं वो अलाउड नहीं होते। वहाँ पे कार्ड पे लिखा होता है नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड। लेकिन आप ये कहते हैं जी कि मुझे चूँकि बेनिफिट्स अलाउ हैं, मैं उसको उस अपनी फैसिलिटी लेते हुए या मैं वहाँ से अपना एग्जाम्पशन का राइट इस्तेमाल करते हुए मैं तो वो ये कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी वाइफ या हस्बैंड आएंगे ऑब्वियसली वो काम करेंगे, वो जॉब करेंगे, वो अपना 18,600 का थ्रेश होल्ड दिखाएंगे तो वो एग्जाम्पशन की तरफ जाएंगे या इस पे वीज़ा एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे, या वो जो है वो आपके केयर अपॉइंट होंगे। दैट्स अ सेपरेट सिनेरियो। वो भी आपकी वाइफ या हस्बैंड भी तो आके आपके केयर अपॉइंट हो सकते हैं ना, अगर आप डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस में। सो हर केस जो होता है, देखिए ये मेरे एक्सपीरियंस में आया है, बहुत से लोग जो हैं गलती कहाँ पे करते हैं। आप जब आउटसाइड द कंट्री एप्लीकेशन कर रहे हैं, इट्स कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली, आप देखिए 1,560 पाउंड जो है आपके IHS के चार्जेस आ जाते हैं, 1,049 पाउंड जो है आपकी इमिग्रेशन की फ़ीस आ जाती है। सो आउटसाइड द कंट्री जो है वो उसकी 1,549 है गालबन। अच्छा, ये दोनों मिला के आउटसाइड कंट्री एप्लीकेशन आप करें तो 31,000-32,000 पाउंड, 31 और 3,200 पाउंड जो हैं वो आप पे कर रहे होते हैं। लेकिन वकील वरी तुसी कहते हो कि जी खर्चा ना दिए, पैसे देने पाइए, वो आपको वकील की फ़ीस जो है बहुत से लोगों को तकलीफ़ दे रही होती है। लेकिन वही आपको जो वकील की फ़ीस होती है वही आपका वो जो 31-3200 पाउंड्स होता है ईच पर्सन का, वही वकील वो बचा रहा होता है। सेकंड, जब आप यूके से कर रहे होते हैं, कई लोग जो हैं वो बड़े सियाने बन जाते हैं, वो कहते हैं जी ऑनलाइन जो है वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ बड़ा क्लियर है। देखिए अगर वो सारा कुछ क्लियर हो तो ये जितने वकील काम कर रहे हैं वो क्या करें, उनका तो काम यही होता है आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना। सो मैं ये कभी किसी को नहीं कहता होता कि जी आप मेरे पास ही आएँ या मैं बड़ा अच्छा को वकील हूँ या नहीं, मैं बिल्कुल कभी किसी को नहीं कहता हूँ। लेकिन मैं आपको हमेशा यही एडवाइस कर रहा होता हूँ कि जिसका काम उसी को साझे, जो भी आपका इमिग्रेशन मैटर हो, प्रॉपर क्वालिफाइड वकील के पास जाया करें, उन्हें अपना केस जो है A to Z। कभी बहुत से लोग जो हैं वो छुपा जाते हैं, बात क्लियर नहीं बताते हैं कि जी पता नहीं शर्म आ रही होती है उनको कि जी क्या हम बताएंगे। ख़वातीन खास कर कहती हैं जी मेरी पहली वाइफ शादी का या मेरे बच्चों का या सेकंड बीवी का या मैं थर्ड मेरी शादी है तो मैं बताऊंगी तो वो मैं शाय फील करती हैं, या मेल भी ऐसे होते हैं। बिल्कुल जहन में रखिए, ये जो प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ये यहाँ पे यूके लॉज में बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम वकील जितने भी काम कर रहे होते हैं वो उनको अलाउ नहीं होता कि आप अगर आई हैं, लेट्स से अगर आप एक फ़ीमेल हैं, आप हमारी क्लाइंट हैं, मेरे पास आई हैं, तो आपने जो बात की प्राइवेसी ऑनलाइन या सोशल मीडिया की हम बात नहीं कर रहे हैं कि आपने एक सवाल छोड़ा, मैं अगर लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ तो आपने लाइव कॉल कर दी, ऑब्वियसली वो प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी में नहीं आती। इसलिए हम डिस्क्लेमर दे रहे होते हैं कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ आप यूट्यूब के चैनल पे जब सवाल छोड़ते हैं वो भी ओबियसली प्राइवेट नहीं होता, कोई भी बंदा पढ़ सकता है। लेकिन जब आप कंसल्टेशन बुक करते हैं, जब आप फ़ोन कंसल्टेशन ले रहे होते हैं या जब ऑफिस में बैठ कर एडवाइस ले रहे होते हैं जिसकी हम फीस चार्ज करते हैं, वो बिल्कुल एक प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होता है। आप अगर बात कर रहे हैं, कल को आपकी फादर या आपकी मदर या आपका ब्रदर या कोई भी बंदा भी अगर आके कहता है जी मैं उसका रियल फादर हूँ, मैं उसकी रियल मदर हूँ, मेरी बेटी के केस का क्या बन रहा है, आप क्या मुझे बताएंगे कि क्या बन रहा है। यहाँ पे वकीलों को ये भी अलाउ नहीं होता कि वो आपकी प्राइवेसी आपके फादर के साथ या आपकी मदर के साथ भी शेयर करें या आपके हस्बैंड के साथ या आप किसी भी बंदे के साथ। जब तक आप अथॉरिटी लेटर ना दें, जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो किसी को भी, हम लोग अलाउ नहीं होता कि किसी को भी शेयर करना। सो इसलिए ये शर्माया ना करें, डरा ना करें, खुल के A to Z जब तक आप अपना एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं बताएंगे, कोई वकील जो है मैं नहीं समझता कि वो असल पॉइंट की तरफ जा सकता है। सो आज की वीडियो जो थी उससे मुझे इजाज़त दीजिए, और इसका मकसद सिर्फ यही था आपको एक अवेयरनेस देना
कि जब भी आप दो तीन चीज़ें जो मैंने मोटी आपको बतानी थी, एक तो ये है कि खुल के वकील को बताया करें अपना केस और ट्रस्ट करके बताया करें। जहन में रखा करें कि वो किसी के साथ आपकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कानूनन जुर्म होता है, इस क्राइम के आपकी प्राइवेसी। शाम को एक महफल लगी हुई है दोस्तों की, तो वकील को वो जी वो फलां एक कुड़ी आई सी जी ਉਹਦਾ फलां ਦਾ डिवोर्स हो गई सी उन्हें इंज के, ऐसा नहीं होता, कोई भी वकील ऐसा नहीं करता। ये पाकिस्तान या इंडिया बल्कि इवन मैं समझता हूँ वहाँ पे भी नहीं करते जो प्रोफेशनल वकील हैं, लेकिन यूके में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो से अगेन इजाज़त दीजिए, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो अगर आपको तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मुझसे मिलना चाहें तो अपॉइंटमेंट बना के ब्रेडफोर्ड आप आ सकते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस वीकेंड के ऊपर लॉन्ग वीकेंड आ रहा है जी, ये फ्राइडे को मैं जो है हाफ टाइम के बाद मैं ऑफ हूँ जी। सैटरडे संडे एंड मंडे जो है वो हमारा लॉन्ग वीकेंड है, 3 दिन के लिए जो है वो मैं हॉलीडे पे जाऊंगा 3 दिन। लेकिन मैं आपके साथ जो इमिग्रेशन के आप जो सवालात छोड़ेंगे उसकी मैं वीडियोस भी बनाऊंगा और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। लेकिन मैं अनटिल फ्राइडे जो है मैं काम पे हूँ, सिर्फ सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन की मैं हॉलीडे पे हूँ, और मंडे जो है मैं बैक टू नॉर्मल ऑफिस में हूँगा। दुआ में याद रखिएगा जी, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।